जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करूँगी। और आज यहाँ देखिए, यहाँ आपको फ्लावर रखा नज़र आएगा। फ्लावर किन के द्वारा गिफ्ट किया गया है मैं आपको बताऊँ। ये फ्लावर अर्चना मीन्स की मेरी ननद जो वीडियो में दिखती है छोटी छोटी, उन्होंने गिफ्ट किया है। उनके द्वारा गिफ्ट किया गया है क्योंकि कल था मेरा बर्थडे। तो बर्थडे के तौर पे मतलब अर्चना गिफ्ट दिए थे। बोल रहे थे कि भाभी आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देंगे जो कि आप जब वीडियो बनाए तो देखने में अच्छा लगे, इसी वजह से मैं स्पेशली ये फ्लावर आप लोगों को दिखाई। तो चलिए आज बिना समय गंवाए, बिना भी इधर उधर की बात किए अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और वो भी फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास। और वैसे हाँ, कल ऐसे पेपर था, ऐसे पेपर का भी मैं एनालिसिस कर रही थी। उसमें से मेरे को दो क्वेश्चन आसान लगा। दो क्वेश्चन दोनों, खंड ए खंड बी, दोनों में एक एक क्वेश्चन मेरे को आसान लगा। खंड ए में जो समाज से रिलेटेड था वो क्वेश्चन आसान लगा। और खंड बी में क्या था, खंड बी में भारतीय स्कूल से रिलेटेड कुछ था, वो भी क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। बाकी बात मेरे दिमाग से परे था। बट खंड ए वाला मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र में उसे बांट बांट के मैं लिख सकती थी, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को। और आज का पेपर क्या होगा, आज का पेपर मैं आप लोगों के मतलब आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करूँगी। सो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। और अभी मैं पढ़ रही थी एनर्जी बजट के बारे में, मतलब ऊर्जा संतुलन के बारे में, कि जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जाएं पृथ्वी पे भेजी जाती है वो किस प्रकार पृथ्वी को संतुलित रखती है, किस प्रकार संतुलित मात्रा में पृथ्वी यूज करती है, पृथ्वी का वायुमंडल यूज करता है, और किस प्रकार फिर से वो पुनः सूर्य को ही वो ऊर्जा दे देता है, मतलब सूर्य को रिटर्न कर देता है वो सारा ऊर्जा। तो उसी प्रोसेस को मैं पढ़ रही थी। और ये प्रोसेस बहुत लंबा, उतना लंबा तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बट मैं थोड़ा सा आपको बस शॉर्ट में ये बता दूं कि जो पृथ्वी पे जो ऊर्जाएं आती हैं, पृथ्वी पे जो डायरेक्ट ऊर्जाएं आती है वो ऊर्जाएं होती हैं 51%। इसे यूनिट भी आप बोल सकते हैं। 51% आता है। और उसमें से भी कुछ कुछ ऐसे देखिए 17 यूनिट डायरेक्ट लौटा दिया जाता है पृथ्वी के द्वारा रात में डायरेक्ट लौटा दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 14% जो बादल वगैरह होता है वो एब्जर्व कर लेती है यहीं पे ही। जो 61% यूनिट आती है वो एब्जर्व यहीं पे बादल का ही, जिसे समताप मंडल बोल सकते हैं, मध्य मंडल बोल सकते हैं, यहीं पे एब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण ये यहाँ पे बच जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊर्जा को लौटा देती है। परंतु अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो प्रकृति है ना वो संतुलित चाहती है, संतुलन चाहती है। और अभी पृथ्वी पे क्या हो रहा है हम मानवों के द्वारा, कि वातावरण को, प्रकृति को संतुलित नहीं रखा जाता है। हम 100% तो लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा हम 100% तो लेते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं लौटाते। अब बात आती है कि पूर्णतः कैसे नहीं लौटाते। तो सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज जैसे एक बच्चा है, वो उनके पापा 100 रुपीज़ दिए। अब 100 रुपीज़ दिए और फिर उनके पापा बोले कि बेटा तुम मेरे को 100 रुपीज़ लौटा देना। तो वो बच्चा 100 रुपीज़ की जगह पे 98 रुपीज़ ही लौटाता है और 2 रुपीज़ रख लेता है, 2 रुपये रख लेता है। तो रखेगा कैसे, इसे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज एक जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस शायद उसे ग्रीन हाउस ही बोला जाता है, जो प्लास्टिक का बना होता है। और उसमें जब सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरण तो आती है परंतु बाहर नहीं जाती है, शायद उसे ग्रीन हाउस ही बोलते हैं, शायद, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बट वो होता है, प्लास्टिक होता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सूर्य की किरण तो आती है, सूर्य की ऊर्जा तो आती है, परंतु वो रिटर्न नहीं जाती। अब वो रिटर्न नहीं जाती तो वो 100% तो सूर्य को मिल नहीं रहा है, पृथ्वी से रिटर्न तो हो नहीं रहा है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि वो ऊर्जाएं पृथ्वी पे ही रह जाती है। अब यदि अब संतुलित जैसा आप अधिक भोजन कीजिएगा तो वो भी तो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो पृथ्वी को उससे अधिक तापमान मिल जाता है, उससे अधिक ऊर्जाएं मिल जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, आप देख ही रहे हो, पृथ्वी पे तापमान बढ़ रहा है, या फिर आप बहुत अभी सुन रहे होंगे कि ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है। तो ये सब है, हिम्मत छादित हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है, असंतुलन का ही।
प्रकृति को असंतुलित कीजिएगा तो वो नेचर है, नेचर ही आपको असंतुलित कर देगा। इसी वजह से बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अब मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। वैसे मन तो रेस्ट करने का कर नहीं रहा है, सोच रही चलो फिर से एक लेक्चर ही ले लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं ये लेक्चर ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्या रेस्ट करना। तो 2 लेक्चर समाप्त करके और मैं अभी टेस्ट दे रही थी। टेस्ट में ऑनलाइन ही दे रही थी, मतलब जो PW का जो मैं क्लास खरीद रखी हूँ, तो ज्योग्राफी का जो मैं 5 दिन का क्लास की थी उसका आज टेस्ट था, तो मैं टेस्ट दे रही थी। आज टेस्ट नहीं था, वो रिकॉर्डेड क्लास में देख रही थी। तो रिकॉर्डेड क्लास में संडे को टेस्ट होता है, तो वो आज मैं क्लास फिर से कर रही थी, तो आज फिर से टेस्ट दे रही थी अभी। तो देखिए आज का क्या रहा मेरा, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेरा 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 6 क्वेश्चन गलत हो गया। और जो 3 का क्वेश्चन था वो सर भी कन्फ्यूजन में थे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो मैं जो लगाई थी वो सही था, बट हाफ सही था। तो उसको पता नहीं UPSC किस नज़रिए से लेगी। ऐसा कभी कभी होता है कि UPSC हाफ दे देती है, तो इसमें मैं हाफ लिख दी थी और बाकी बाद मेरा 6 यहाँ पे गलत हो गया। तो देखिए 25 में 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो अभी तो यहाँ मेरा मतलब फर्स्ट सेशन ही बोलिए, अभी तो मैं रेस्ट वेस्ट की हूँ नहीं। तो अभी मेरा यहाँ 2 लेक्चर समाप्त होता है और अभी एक टेस्ट दी, तो उसमें भी वो टेस्ट भी समाप्त हुआ। तो चलिए अब मैं कुछ देर का रेस्ट करती हूँ। और अभी तक मेरा क्या कवर हो चुका है देखिए, अभी इसमें टिक लगाऊंगी। 2 पहले कवर हुआ, फिर 1 अभी कवर हुआ, तो इसमें भी टिक लगाऊंगी, बाकी ये सब बाकी है। तो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और अभी मैं करंट अफेयर कर रही थी। और वो भी करंट अफेयर में ये जो कश्मीर में जो हमला हो रहा है, मतलब हमला क्या, जो आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसी के बारे में मैं मतलब कवर कर रही थी। बट मेरे को बहुत इस चीज़ का अफसोस लगता है कि आखिरकार भारतीयों का प्यार में ऐसा क्या कमी रह गया था कि कश्मीर के कुछ आतंकियों ने ऐसा किया। कश्मीर इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, बहुत तेज़ी से कश्मीर विकास कर रहा है। टूरिस्ट प्लेस का महत्व वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जहाँ G20 एक तरफ समिट होता है, जहाँ G20 का एक तरफ भारत अध्यक्षता करती है, जहाँ टूरिस्ट का जहाँ प्रचार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किया जाता है, वहीं पता अभी चलता है कि अभी क्या मतलब ये 50 घंटे से कहीं ना कहीं अधिक ज़्यादा हो चुके हैं कि आतंकियों ने भारतीय सैनिकों पे हमला किया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा। इसमें से 3 अफसर 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि आपके सामने जब भी कोई सैनिक कोई अफसर मिले ना, तो उनका रिस्पेक्ट करें। क्योंकि सैनिक यदि एक दिन बॉर्डर पे ना रहे या देश की रक्षा ना करे, तो हम जो आराम से भी बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं आराम से जो बैठ के टैब पे स्टडी कर रही हूँ, शायद वो ना कर पाऊँ। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी सैनिक जवानों का सम्मान करें और जो शहीद हुए हैं उनका श्रद्धापूर्वक सुमन अर्पण करें। ये बहुत ही दुखद खबर है, बट चलिए सबसे पहले मैं अपना स्टडी पूरी कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मैं क्या देख रही थी बताऊँ, देखिए ये क्या है। आज जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है GS पेपर 1 का, उसी का क्वेश्चन मैं देख रही थी। तो पूरा क्वेश्चन देखी तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया, क्या बताऊँ। सबसे पहला ये मेरे को समझ में आया कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। पैटर्न चेंज होने का मतलब ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राचीन भारत में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मॉडर्न का है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व के ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, उसने कटिबंध, ये तो ज्योग्राफी का हो गया, ये भी ज्योग्राफी का हो गया। 6 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। 7 भी ज्योग्राफी का हो गया। क्या आप जानते हैं विवाह एवं संस्कार के रूप में बिना मूल्य होता जा रहा है, ये भी मॉडर्न है। मॉडर्न क्या बोल सकते हैं, अभी जो आधुनिक काल है, जो अभी की जो संस्कृति है, उसको देख के हम लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। जो 8 का क्वेश्चन है
उसे देख के लिख सकते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एवं एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य, हाँ थोड़ा तो खो रहा है, ये तो बिल्कुल सच है। मतलब पूर्णतः तो नहीं बोल सकते, बट आंशिक रूप से हाँ है, पूर्णतः नहीं बोल सकते। फिर भारतीय समाज में नवयुवतियों की आत्महत्या को क्यों बढ़ी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका मेरे को एक प्रमुख कारण ये लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली में कहीं ना कहीं मतलब लड़कों की अपेक्षा अभी भी लड़कियों को जैसे खुद स्वनिर्भर या फिर कुछ वो जॉब करना चाह रहे हैं, तो उन पे अधिक फोकस नहीं किया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा है समाज में। दूसरा ये कि मतलब उन्हें उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है, या फिर उनको थोड़ा है दृष्टि से देखा जाता है। फिर 10th का क्वेश्चन भी देखिए, बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ले ली है बच्चों ने के सामाजिकरण पर इसका क्या प्रभाव। देखिए मेरे को ऐसा लगता है, वैसे मैं इस एनालिसिस तो को कहीं से की नहीं हूँ, बट मेरे अनुसार मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले लिए, ऐसा है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए अब ऑनलाइन गेमिंग का मतलब बच्चे लोग या फिर बच्चा रोता है तो फिर मोबाइल लो बेटा मोबाइल लो, इससे क्या हो रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपने माँ पापा से दूर जा रहा है, मोबाइल में बिजी हो रहा है। ऊपर से जो एक प्रचलन था पहले कि बच्चे लोग बाहर में खेलते थे तो उससे शारीरिक व्यायाम वगैरह होता था, तो ये सब कहीं ना कहीं दूर हुआ है। सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा करें तो सामाजिकरण में यही है कि उनमें थोड़ा ये जो सहयोग की भावना होती है वो थोड़ा कमी आएगा, क्योंकि सहयोग क्या होता है उनको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, एकता क्या होती है वो अच्छे से नहीं समझ आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो अभी मैं एशियंट हिस्ट्री तो अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, तो पूरा इसको क्लियरली मैं अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। फिर देखिए इसमें मेरे को 14th में बड़ा बदलाव लगा। बदलाव इसमें ये मेरे को लगा कि देखिए सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। और जैसे कि सिलेबस में दे रखा है कि है सो प्री में ही पूछा जाएगा मीडिवल एंड एशियंट से, बट अबर में देखा जा रहा है कि मीडिवल से भी एक क्वेश्चन मेंस में बना दिया गया है। तो पैटर्न तो थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है, क्वेश्चन लेवल। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का अधिक पूछा जाता था कहीं ना कहीं, एंड आर्ट एंड कल्चर का, बट अबर में ऐसा नहीं है। अबर में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर्ट एंड कल्चर की जगह पे प्राचीन भारत मतलब एशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर भारत की लंबी तटरेखीय संसाधनों क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए। ये तो मेरे को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी को प्राकृतिक वनस्पति की विविधता भारत में क्या है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचानिए, उनकी विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या हो सकता है, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, इसमें तो मेरे को सबसे बड़ा तो एक इम्पैक्ट लगता है कि वहाँ की जो वर्षा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो वर्षा पहला निर्भर करता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट ये क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ेगा तो बनेगा, बट थोड़ा तो है। मतलब भारत की आपको ये जो भारत की मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मानसून वगैरह के बारे में अच्छे से पता तो हो जाएगा। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास है। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, अब क्या मैं बताऊं, बट मतलब क्वेश्चन अच्छा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट जो लिखते हैं वो उनका तो प्रेशर अलग ही होता है, वहाँ का मोमेंट ही अलग होता है। क्वेश्चन देखने से हर इंसान को ईजी ही लगता है, बट जब क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो थोड़ा हार्ड लगने लगता है। तो ये था मेरा एनालिसिस, मतलब क्वेश्चन अच्छा था, बट फिर भी मतलब मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा से पढ़ के गया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से देखिए। ये तो ऐसा यूपीएससी है नहीं कि आपको ये पूछेगा कि नगरीकरण क्या है, शहरीकरण क्या है, ग्रामीण व्यवस्था क्या है, ऐसा तो पूछेगा नहीं। कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट नहीं पूछता, क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है। तो मतलब क्वेश्चन अच्छा था, बट वहाँ जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता है उसके अनुसार खुद को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो वहाँ तो अलग ही मोमेंट होता है ना। मेरे को बोल देना थोड़ा यहाँ इजी है, बट वहाँ थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट देती हूँ तो वहाँ प्रेशर हैंडल करना कैसे होता है वो मेरे को मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग में यहाँ पे लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करती हूँ। और किन किन ने एनालिसिस किया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ऐसे पेपर का भी मैं एनालिसिस की थी, तो ऐसे पेपर में भी मेरे को 2 ही क्वेश्चन इजी लगा था, 2 क्वेश्चन मेरे को अच्छे तरीके से समझ आ रहा था, बाकी तो मेरे दिमाग के परे जा रहा था, एक भी नहीं बन पाया था। खंड ए में एक बन रहा था, खंड बी में एक बन रहा था बस। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।